पिछले कुछ सालों से भारत में लगातार एसयूवीज की डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है। ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। यही वजह है कि हर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैचबैक्स और सेडान्स को छोड़कर एसयूवीज के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। हर कंपनी चाहती है कि हर किसी प्राइस सेगमेंट में उनकी एक एसयूवी लॉन्च हो जाए। इसलिए इस मार्केट में कई सारी अच्छी एसयूवीज हैं तो कुछ बेकार भी हैं, या फिर कहें कि समय के साथ ये एसयूवीज अब अच्छा ऑप्शन नहीं रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ऐसी 13 एसयूवीज के बारे में जिनको खरीदने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहली एसयूवी है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर प्लस। इस गाड़ी का नाम सुनकर कई लोगों की आईब्रोज ऊपर हो गई होंगी कि यार इसको तो हम खरीदने वाले थे। कई सारे लोगों ने इसको बुक भी करा के रखा होगा। ध्यान रहे कि मैं हेक्टर प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो 6 सीटर और 7 सीटर के ऑप्शंस में अवेलेबल है। 5 सीटर हेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हेक्टर प्लस एक स्यूडो 7 सीटर है, मतलब फेक 7 सीटर है। इसमें आपको 7 सीट तो मिलती हैं, लेकिन लास्ट रो में दी गई दोनों सीट्स एडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है। वहां पर स्ट्रिक्टली बच्चे ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप 7 दोस्त मिलकर हेक्टर प्लस में बैठ के किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाओगे और आखिरी सीट पर बैठे हुए दोनों लोग आपको उतरकर गाली नहीं देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आखिरी सीट पर जो भी बंदा बैठेगा वो आजीवन याद रखेगा कि अगर हेक्टर प्लस में बैठना है तो किस सीट को इग्नोर करना है। जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी मिलती है, लगभग 16 लाख से 24 लाख रुपए तक की मिलती है ऑन रोड। इस प्राइस रेंज में मॉरिस गैराजेस वालों को एक ट्रू 7 सीटर एसयूवी देनी चाहिए थी, ना कि बस एक नाम की 7 सीटर। इतने प्राइस बजट में कोई भी कस्टमर कोई दूसरा ऑप्शन क्यों ना खरीदे, जैसे कि टाटा सफारी, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, या फिर अपकमिंग ऑप्शन हुंडई अल्काज़ार या फिर एक्सयूवी 700। इसीलिए अगर आप थर्ड रो में एडल्ट्स को बैठलवाने वाले हैं तो आप इस गाड़ी को इग्नोर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी गाड़ी है रेनो की डस्टर। इस गाड़ी में कस्टमर्स का ही नहीं, रेनो वालों का खुद का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। इस गाड़ी को इंडिया में 2012 में लॉन्च किया गया था, लगभग 8 से 9 साल पहले। उस समय पर ये अपनी सेगमेंट में काफी अच्छी रोड प्रेजेंस रखती थी और ठीक ठाक फीचर भी देती थी, इसलिए लोग बागों ने इसे खरीदा भी। लेकिन अब इसको लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है। सेगमेंट में एक से एक बढ़कर गाड़ियां आ चुकी हैं जिनकी रोड प्रेजेंस इससे 4 से 5 गुना बेहतर है। इस गाड़ी की डिजाइन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, हर चीज आउटडेटेड हो चुकी है। रेनो वालों ने इतने सालों में कोई भी बड़ा चेंज इस गाड़ी में नहीं किया है। अब ये गाड़ी किसी भी एंगल से अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कॉम्पीट नहीं कर पाती है। रेनो वालों ने 2017 में ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया, लेकिन इंडियन मार्केट में लॉन्च करने से मना कर दिया और हम लोगों को फेसलिफ्ट की लॉलीपॉप पकड़ा दी गई। ऊपर से पिछले साल BS6 नॉर्म्स लागू होने की बाद से इस गाड़ी का डीजल इंजन भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो अब ये गाड़ी हर तरह से एक बेकार पैकेज बन चुकी है। यही वजह है कि इस गाड़ी की सेल्स काफी कम हो चुकी है। अगर इसी तरह से चला तो हो सकता है जल्दी ही ये गाड़ी डिसकंटिन्यू भी कर दी जाए, जैसे कि रेनो कैप्चर को कर दिया गया था। इसीलिए आप इस गाड़ी को इग्नोर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाल फिलहाल ये गाड़ी लगभग 11 लाख से शुरू होकर 16.25 लाख रुपए तक की ऑन रोड मिल जाती है। तीसरी गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो। इस गाड़ी का नाम सुनकर तो कई सारे लोगों का चेहरा लाल हो गया होगा कि ये इस लिस्ट में कैसे आ सकती है। तो जरा मेरी बात सुन लो। इस गाड़ी को 2002 में लॉन्च किया गया था, मतलब कि इसे लॉन्च हुए 19 साल हो चुके हैं और इन 19 सालों में महिंद्रा ने इसकी एक भी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च नहीं करी। 19 सालों में महिंद्रा इसके सिर्फ 3 फेसलिफ्ट दे पाया है, एक 2006 में, दूसरा 2009 में और तीसरा 2014 में। हर किसी चीज की एक उम्र होती है, खासकर गाड़ियों में। अगर इनमें समय रहते कोई सही बदलाव नहीं किया जाए तो ये अपनी सेगमेंट में सरवाइव नहीं कर पाती, फिर वो चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी, किसी भी कंपनी की गाड़ी क्यों ना बनी रहे। 19 साल बाद अब जाकर इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है इस साल के आखिर तक, जो कि इस प्रेजेंट स्कॉर्पियो से लाख गुना बेहतर होगी। नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो में आपको एकदम फ्रेश ताजा डिजाइन मिलेगी। इससे बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा और कंफर्ट लेवल होगा। इससे ज्यादा स्पेस मिलेगी कैबिन में, इससे कई ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। डीजल के साथ साथ पेट्रोल इंजन मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। सब कुछ इससे बेहतर और ज्यादा होगा। तो फिर इस ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो को क्यों खरीदना। कई सारे लोग नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के पहले ही उसी गाड़ी की ओल्ड जनरेशन खरीद लेते हैं, कुछ डिस्काउंट के चक्कर में, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। लेकिन जब उस गाड़ी का नया मॉडल सड़कों पर आ जाता है, चलते हुए देखते हैं, तो इन लोगों को अंदर ही अंदर बुरा लगता है कि यार थोड़ा इंतजार कर लेते, इसी गाड़ी को लेते तो बेहतर होता। इसीलिए हाल फिलहाल आप इस गाड़ी को इग्नोर करें, इसकी नेक्स्ट जनरेशन का वेट करें या फिर कोई दूसरी 7 सीटर देख लें। अगली गाड़ी कौन सी है शायद आप लोग समझ गए होंगे। एक जमाना था जब हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने पड़ते थे, अपनी जेब में, अपने पर्स में या फिर अपनी गाड़ी में। लेकिन अब जमाना डिजिटल हो चुका है, आप सब कुछ अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं।
आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हो, इंश्योरेंस हो, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड हो या XYZ कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट हो, आप सब कुछ स्कैन करके अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। इमेजेस से आप PDF बना सकते हैं, PDF से आप इमेजेस निकाल सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं आप काफ़ी आसानी से एक सिंपल ऐप के जरिए जिसका नाम है कागज़ स्कैनर ऐप। ये ऐप कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई एड्स वगैरह भी नहीं आते हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको कोई भी वाटरमार्क या फिर लोगो देखने को नहीं मिलता। इतना ही नहीं, ये ऐप को यूज़ करने के लिए आपको साइन इन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया ऐप है और यही वजह है कि ये 9 अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो अभी के अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगली गाड़ी कौन सी है शायद आप लोग समझ गए होंगे, महिंद्रा की XUV 500। इस गाड़ी के साथ भी वही स्कॉर्पियो वाली कहानी है। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक 10 साल हो चुके हैं। इसको कोई भी नेक्स्ट जनरेशन अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अब फाइनली स्कॉर्पियो के पहले इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में इस साल के आखिर तक, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में। और ये नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि XUV 700 हर मामले में XUV 500 से बेहतर होने वाली है, इसलिए पुरानी क्यों खरीदना। और अगर आपको अभी जल्दी में ही कोई 7 सीटर लेनी ही है तो फिर आप इनोवा क्रिस्टा, सफारी या फिर अपकमिंग अल्काजार का इंतजार कर सकते हैं। अगली SUV है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस। मुझे इस ब्रांड सिट्रन का हिसाब किताब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। असल में कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब किसी इंडिया जैसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में एंटर करती है तो एंटर करने के पहले उस मार्केट को अच्छी तरह से एनालाइज करती है कि इस मार्केट में किस प्राइस सेगमेंट के ज्यादातर कस्टमर्स हैं, वो किस तरह की गाड़ी लेना पसंद करते हैं, हैचबैक ज्यादा बिकती है या SUV ज्यादा बिकती है वगैरह वगैरह। और उसके बाद जाकर एक परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है उसी प्राइस रेंज में, जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी डील होना चाहिए, तभी जाकर कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि किया ने किया था सेल्टॉस के लिए। लेकिन भाई साहब, इस कंपनी ने तो एक सुपर ओवर प्राइस्ड SUV लॉन्च की है इंडिया में। जिस SUV का टॉप वेरिएंट 30-32 लाख रुपए तक का मिल जाना चाहिए था, उसका टॉप वेरिएंट 38 लाख रुपए तक का मिल रहा है। मतलब कि यह गाड़ी थोड़ी बहुत नहीं, 6 से 8 लाख रुपए ओवर प्राइस्ड है। इसके अलावा 5 सीटर SUV के लिए 25 लाख से ज्यादा खर्च करने वाले कस्टमर्स इंडिया में काफी ज्यादा कम हैं। और आप 38 लाख में एक 5 सीटर SUV लॉन्च कर रहे हैं। इस बजट में यहाँ पर लोग बाग 7 सीटर SUV लेते हैं, ना कि 5 सीटर। इतना ही नहीं, 38 लाख रुपए में मिलने वाली C5 एयरक्रॉस में उतने फीचर्स मिलते हैं जितने की आपको 25 से 30 लाख रुपए में मिलने वाली दूसरी SUV में मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको पैसों की कोई फिक्र नहीं है और आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं हो, तो आपके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगली गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी का नाम सुनकर तो कई सारे लोगों ने मुझे गाली दे भी दी होगी, लेकिन जब मैं आपको वजह बताऊंगा इस गाड़ी को यहाँ पर ऐड करने की, तो शायद आप अपनी अपनी गालियां वापस ले लें। जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था तो नो डाउट इसकी बेहतरीन रोड प्रेजेंस, वैल्यू फॉर मनी पैकेज और टोयोटा के भरोसे की वजह से ये काफी बिकी और देखते ही देखते ये अपनी सेगमेंट की किंग बन गई। ना जाने कितनी गाड़ियां इसकी सेगमेंट में लॉन्च हुई, लेकिन इसकी सेल्स पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अभी भी ये गाड़ी अपनी सेगमेंट की किंग बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको इग्नोर करने की बोल रहा हूं। क्यों? असल में इंडिया में किसी कंपनी की गाड़ियों के लिए या फिर किसी एक गाड़ी के लिए भेड़चाल चलना शुरू हो जाए तो फिर उसका रुकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फॉर्च्यूनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक टाइम पर नो डाउट ये बेस्ट इन सेगमेंट पैकेज प्रोवाइड करती थी हर तरह से, हालांकि ये कभी भी कंफर्ट के मामले में अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छी नहीं रही है। लेकिन अब आकर टोयोटा वाले कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होने लगे हैं इस गाड़ी को लेकर। 2 से 3 नए फीचर ऐड कर देते हैं और प्राइसेस को 2 से 3 लाख रुपए तक बढ़ा देते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी गाड़ी इंडिया में एक सुपर हिट बन चुकी है, इसलिए लोग बाग इसे 30 लाख में भी खरीदेंगे, 35 में भी खरीदेंगे और 40 लाख में भी खरीदेंगे। यही वजह है कि आज की तारीख में फॉर्च्यूनर अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से, जैसे कि ग्लोस्टर और एंडेवर से 3.5 से 4 लाख रुपए तक महंगी है। 4 लाख रुपए तक महंगी होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फॉर्च्यूनर में नहीं मिल पाते, लेकिन इसकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिल जाते हैं। जैसे कि ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, 360 डिग्री रियर व्यू कैमरा। ये फीचर तो आजकल ज्यादातर गाड़ियों में आने लगा है। 20 लाख रुपए तक की SUVs में भी मिल जाता है। फॉर्च्यूनर तो भाई 46 लाख रुपए की मिलती है, इसमें ये फीचर क्यों नहीं है? एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ। सनरूफ आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। 20 लाख रुपए की SUVs में पैनोरामिक सनरूफ मिलती है लंबी चौड़ी, लेकिन यहाँ पर 46 लाख रुपए की SUV में एक नॉर्मल सी सनरूफ भी नहीं है।
इसके अलावा 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें नहीं मिल पाती, जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिल जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आज भी 8 इंच की छोटी बेसिक टच स्क्रीन मिलती है, जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में या फिर इससे आधी रेट की गाड़ियों में 10 से 12 इंच की टच स्क्रीन काफ़ी आराम से मिल जाती है। तो सवाल यहाँ उठता है कि ये गाड़ी इतनी महंगी क्यों है। फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी को तो अपने राइवल्स से थोड़ा सस्ता ही होना चाहिए था। असल में लोग बाग कुछ नया ट्राई करना नहीं चाहते, बस भेड़ चाल चलना जानते हैं। किसी दूसरे ने फॉर्च्यूनर ली है तो हमें भी लेनी है। 7वीं गाड़ी है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।